नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है, जो कि दिनांक 14 अगस्त 2020 है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो हिंदी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक इन्होंने लिया हुआ है जिसका नाम है वाक्य और उसके भेद। तो पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर बच्चों, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस करें। और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर सुनना, जिससे कि आपका कोई भी सिंगल वाक्य या भेद ना रह जाए। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन लिखी हुई है, हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ और आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो बेसिकली ये जो हिंदी के अंदर व्याकरण है, व्याकरण में उस चीज़ को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों। जब हम बातचीत करते हैं, जैसे आप और मैं या आप अपने दोस्त से बातचीत करते हो, तो वह पंक्तियों में होता है। तो जब हम बातें करते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स हम बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि, मैं। तो ये सारी की सारी क्या है? पंक्तियाँ। ठीक है बच्चों, जिसे वाक्य कहा जाता है। तो ये सारी पंक्तियाँ वाक्य कहलाती है, जो कभी एक अक्षर का होता है। जैसे कि आप देखते हो जैसे, तो एक एक अक्षर मिलके बना हुआ है। कभी एक शब्द का होता है, जैसे पूरा का पूरा मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा। तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा एक काफी सारे शब्द मिलके एक बन गया है। ठीक है। तो लेकिन इन शब्दों और वाक्य के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप सिंपल सी बात समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वो विचार आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, जो शिक्षक है मतलब टीचर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से कोई भी शिक्षक अंग के बारे में बताता है, एक एक अंग के बारे में बताता है। अंग कौन कौन से? जैसे कि आप अपने शरीर के अंदर देखते हो, हाथ, पैर, नाक, कान, अंगुली आदि के संबंध में बताते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमें शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है। जब शिक्षक आपको बता देता है तो आपको समझने में बहुत ही आसानी आती है और रचना पता लगता है कि हाँ, शरीर की रचना किस तरह से बनाई हुई है। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं। इसी तरह से जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, जो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके भी अलग अलग अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। अगर आप इनको समझ लोगे तो जो भी हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो सारी चीज़ें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो भाषा या हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग, ये ध्यान रखना है आपको बच्चों, जो बातचीत है या भाषा है उसका सबसे छोटा सा अंग क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों। फिर वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द भी बनते हैं। वर्ण मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं। और शब्दों के सार्थक रूप मिलकर क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले होता है वर्ण, दूसरा होता है फिर शब्द, और तीसरा होता है आपका वाक्य। ये आपको यहाँ पर भी समझाया हुआ है। जैसे कि एक ईंट है, घर बनाना है तो सबसे पहले क्या होगी? ईंट होगी। तो ईंट जो है वो क्या है? ये ईंट का सिंबल है, ये है वर्ण। जब ईंट, एक एक ईंट मिलके पूरी की पूरी एक दीवार बन जाती है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? शब्द बन जाता है। ठीक है। तो एक एक वर्ण मिलके क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया। मतलब 2, 3, 4 वर्ण मिलके एक शब्द बन गया। फिर उसके बाद अलग अलग शब्द मिलके दीवारें बन जाती है चारों तरफ से, जैसे ये आप देख पा रहे हो। और ऊपर की जो छत होती है वो क्या कहलाती है? आपकी वाक्य। ठीक है।
और फिर पूरा घर बन के तैयार हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम भाषा। जैसे कि मैं आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, तो समझने के बाद आपके पास जो चीज़ें आ रही है वो टोटली क्या आ रही है, भाषा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पर कई वाक्य मिलकर क्या बन जाती है, भाषा या बातचीत का अर्थ समझ देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि भाषा एक भवन मकान है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, भाषा जो है वो क्या है, एक मकान है या भवन है। वरन भाषा में ईंट की तरह है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ईंट की तरह है। शब्द जो है वो दीवार है, जैसे आप देख पा रहे हो। वाक्य जो है वो छत की तरह है। तो इस तरह से इसने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया है, रियल लाइफ से जोड़ा है इस चीज़ को, जो कि आपको आसानी से बच्चों समझ में आ जाए। इन सबसे मिलकर भाषा रूपी भवन तैयार होता है। सारी चीज़ों से मिला के ये जो भाषा रूपी भवन आपका तैयार हो चुका है। हम कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे कोई समझ, भाव या विचार प्रकट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये जो वाक्य है उसका सार्थक शब्दों को का ही समूह है, जिसको हम भाव भी कह सकते हैं या समझ भी कह सकते हैं या विचार भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के तत्व भी होते हैं और उसके अंग भी होते हैं। तो वो देखते हैं बच्चों। वाक्य जो है दो टाइप से होता है, एक तो उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दो भागों में बांटा गया है, तो एक होता है उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य वाक्य वो अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यह मुख्य रूप से कर्ता होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझिए, उद्देश्य जो है वो वाक्य का वो अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल दे रखा है, बच्चे खेलते हैं। तो जो बच्चे हैं, बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे के बारे में बोला जा रहा है, इसको हम बोलेंगे कर्ता या उद्देश्य। ठीक है बच्चों, इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के उद्देश्य या कर्ता कौन सा हुआ, बच्चे हुए। अब उसके बारे में, उसके विषय में जो कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विधेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गीता टीवी देखती है। ठीक है बच्चों, तो वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है, तो गीता क्या हो गई बच्चों, वो हो गई आपकी उद्देश्य या कर्ता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उद्देश्य है। उसके बाद गीता तो हो गई उद्देश्य। अब कि वह टीवी देख रही है, तो टीवी क्या हो गया। ठीक है, गीता के बारे में कहा जा रहा था, गीता क्या काम कर रही है, कुछ कहा जाता है गीता के बारे में कि वो टीवी देख रही है, तो टीवी क्या हो जाएगा बच्चों, विधेय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो टीवी हो जाएगा आपका, टीवी देखना जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीवी देखना पूरा का पूरा। ठीक है, इन्हीं दो आधारों वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। इन्हीं दो आधारों के बेस पे वाक्य के विभिन्न विभिन्न भेद किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर तीन होते हैं हमारे वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, 8 भेद होते हैं। यही हमारा आज का मेन है पार्ट कि 8 भेद कौन कौन से हैं, उसको समझेंगे अब हम। तो ये नीचे लिखा हुआ है 8 के 8 भेद। देखिए, दो टाइप से हम इसने कैटेगराइज किया। रचना के आधार पर तो 3 है, सरल है, संयुक्त है और मिश्रित है। मगर अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8 भेद है। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ते हैं कि 8 भेद कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला भेद विधानवाचक। विधानवाचक कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य है जिसमें किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, तो उसको बोलते हैं बच्चों विधानवाचक। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें दिया हुआ है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं,
सिंपल ये बोला जा रहा है कि इस वाक्य में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है वो सिंपल सामान्य जानकारी दी जा रही है कि बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, विधानवाचक का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से निषेधवाचक, निषेध, नी मतलब नहीं, कोई भी चीज ना करने के बराबर की जाए, जहां पर नहीं वर्ड आ गए लाइन के अंदर, तो वो हो जाएगा निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने अर्थात उसका निषेध होता है तो उसे बोलते हैं निषेधवाचक। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देखिए, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो यहाँ पर देखिए वर्ड आ गया नहीं, इसलिए ये क्या बन गया, निषेधवाचक। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आज्ञावाचक। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, आज्ञावाचक। जैसे कि जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो। ध्यान रखना, इसमें भाव प्रकट होंगे, प्रार्थना से रिलेटेड, उपदेश से रिलेटेड या अनुमति से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा अभी बाहर रुको। जैसे कि कई बार आप स्कूल के अंदर क्लास में जाते हो तो टीचर बोल देते हैं अभी बाहर रुको, अभी टाइम बचा हुआ है अगली क्लास का। ठीक है बच्चों, तो ये होता है, आपको क्या दे दिया, आपको आज्ञा दे दी कि अभी बाहर रुको, तो वो कौन सा वाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक। ठीक है बच्चों। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय, खुशी, दुखी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। तो जहाँ पर बहुत खुश होते हैं हम, जहाँ पर हमें दुख होता है, तो इस तरह की सारी सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चों विस्मयवाचक। तो उदाहरण के तौर पर क्या दिया हुआ है, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। जैसे कि आप पास हो जाते हो, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो आपके माता पिता क्या कहते हैं, बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही अच्छे रंग लाते रहो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मतलब जिसमें आपको खुशी होती है, जिसमें आपके पेरेंट्स को खुशी हुई। ठीक है बच्चों। प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब नाम से पता चल रहा है जहां पर प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि क्या कोरोना महामारी है। जैसे कि आज देख रहे हो आप, कोरोना महामारी चली हुई है, तो क्वेश्चन भी इसी टाइप का बन गया कि क्या कोरोना महामारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और ध्यान रखना विस्मयवाचक में पहचानने का तरीका है ये वाला सिंबल। अगर ये सिंबल आ जाए, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है बच्चों, तो विस्मयवाचक हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इच्छावाचक, इच्छावाचक का मतलब है जिस बातों में इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, तो उसे बोलते हैं इच्छावाचक। जैसे कि भगवान आपका भला करे, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक शुभ कामना दे रहे हैं कि आपका भला करे। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो छोटे बच्चों को कहते हैं भगवान आपका भला करे, आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको एक बहुत अच्छी विश मिलती है। ठीक है बच्चों, तो वो हो गई उस बंदे की इच्छा, तो इच्छावाचक ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद है संदेहवाचक। तो संदेहवाचक क्या होता है बच्चों, मुझे वाक्य से संदेह, संभावना आदि का पता चलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शायद आज धूप निकले। देखिए कंफर्म नहीं है, आप मौसम को देख के बोल रहे हो कि हाँ शायद आज धूप निकले, तो संदेह है। ठीक है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका संदेहवाचक। उसके बाद है लास्ट 8वां संकेतवाचक। संकेत का मतलब नाम से पता चल रहा है, संकेत हो, एक क्रिया का, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, संकेतवाचक। जैसे कि यदि परिश्रम करते तो फेल न होते, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते तो आप आज फेल नहीं होते, तो एक चीज जुड़ी हुई है दूसरी चीज से। ठीक है बच्चों, तो वो हो जाएगा संकेतवाचक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमने सारी चीजें समझ ली है, और बराबर में ये सिंबल बनाए हुए हैं, उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये सिंबल यही समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ये भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर 2 प्रैक्टिस दी हुई है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है ये, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और उसके भेद लिखने हैं। तो जैसे कि पहला देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, ये बिल्कुल सरल बात इन्होंने बताई कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है। तो मैंने अभी पहला बताया था आपको, जो बिल्कुल सरल हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विधानवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, विधानवाचक।
पहले का आंसर हो जाएगा विधानवाचक। ठीक है बच्चों। दूसरा है, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? क्वेश्चन मार्क है बच्चों, अभी ऊपर बताया था मैंने क्वेश्चन मार्क को, ये देखो अभी भी मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन मार्क को तो कौन सा वाक्य होता है, कौन सा भेद होता है? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। उसके बाद है, यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। अभी हमने देखा था जहाँ पर संकेत दिया हो, संकेत का मतलब यदि आप परिश्रम करते तो फेल ना होते, यदि आप परिश्रम करते तो बहुत अच्छे नंबर आते। ठीक है बच्चों, तो संकेत मिल गया। अगर वो खिलाड़ी होती, सॉरी, यदि वह खेलती खेलती होती तो आज वो खिलाड़ी होती। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? संकेत वाचक। इसका आंसर हो जाएगा संकेत वाचक। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन साइन आ गया। वह इतना बढ़िया गाती है, एक मतलब हैरानी से बोला है कि अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है। तो देखिए ये वाला जो लिखा हुआ था, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। तो ये क्या हुआ आपका? जहाँ पर खुशी होती है, दुख होता है, घृणा होती है, तो उसको बोलते हैं विस्मय वाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विस्मय वाचक। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको हर एक का आंसर लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद है, वह अभी आता ही होगा। अभी देखिए कंफर्मेशन नहीं है, ये नहीं है कि वो कब आ रहा है, बस ये है कि अनुमान है कि वह अभी आता ही होगा। तो अभी हमने देखा था कि जहाँ पर अनुमान हो इस टाइप का, तो जैसे कि आप देख रहे हो शायद आज धूप निकले, तो अनुमान था ये भी। तो ये हो गया संदेह, जहाँ पर संदेह दिया गया। ठीक है, वह अभी आता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? संदेहवाचक। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको हर एक में लिखना है। कई दिन से धूप नहीं निकली, नहीं, नहीं अभी अभी हमने देखा था ऊपर निषेधवाचक, जहां पर नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है हमने, निषेधवाचक, यहां पर लिख देंगे निषेधवाचक। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद है, आपकी यात्रा सुखद हो। आपकी यात्रा सुखद हो। अभी आप देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर भगवान आपका भला करे, मतलब एक विश दे रहे हैं, तो इच्छा है उनकी कि आपकी यात्रा सुखद हो, तो इच्छा वाचक। ठीक है बच्चों। और लास्ट है, करीम फुटबॉल खेलो। तो मतलब ये ऑर्डर दिया जा रहा है, करीम फुटबॉल खेलो। जैसे कि ये था अभी बाहर रुको, टीचर बोलते हैं अभी बाहर रुको, तो एक तरह का आज्ञा दी जा रही है कि अभी रुक जाओ। जो बड़े होते हैं वो आज्ञा देते हैं। ठीक है, तो करीम फुटबॉल खेलो। ठीक है बच्चों, तो सभी का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि 8 के 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है यहाँ पर, आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए। परिवार मतलब फैमिली में जो भी भाई बहन माता पिता सभी बैठे हैं उनको याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छाट कर लिखिए। तो मैंने इसका आंसर बनाया हुआ है, नीचे देखो। हम लेते हैं यहाँ पर परिवार से रिलेटेड, जैसे कि एक क्वेश्चन है, शाम खाना खा रहा है। शाम खाना खा रहा है, सिंपल सी बात है, शाम एक फैमिली मेंबर है, वो खाना खा रहा है। सिंपल सी बात हो तो कौन सा वाचक होता है बच्चों? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा ये। उसके बाद है दूसरा, मैंने आज अपना गृह कार्य नहीं किया। नहीं, नहीं ऊपर देखा था हमने क्या था, नहीं हो तो निषेधवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये अपने आप बनाना है आपको। ठीक है, काश आज तुम आ पाते। काश एक्सक्लेमेशन साइन, तुम आ पाते। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर इच्छा जताई गई है। ये ध्यान रखना बच्चों, इच्छा जताई गई है। क्या इच्छा जताई गई है? काश आज तुम आ पाते। तो इच्छा है उनकी कि, तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक भेद या इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। उसके बाद है, व्यायाम करो तो सुस्ती दूर हो जाएगी। दो चीज जोड़ी गई है, संकेत दिया गया है। जैसे कि आप पढ़ते तो आप आज
फेल नहीं होते। तो व्यायाम करो तो सुस्ती दूर हो जाएगी। तो संकेतवाचक, ठीक है बच्चों। लास्ट है, शायद कल हम आगरा जाएंगे। शायद मतलब कोई पक्का नहीं है, शायद हम कल आगरा जाएंगे। तो एक संदेह दे दिया गया कि हम कल आगरा जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संदेहवाचक वाक्य। तो इसी तरह से बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं वीडियो लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी ज़रूर करिए, और यहाँ पर एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस ज़रूर करो। इस तरह से ही मैं वर्कशीट के सॉल्यूशन लाता रहूँगा, कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इसी तरह से हम समझते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स टू ऑल।